बेटा, सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेव ग्रुप एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो ये होता क्या है, द वेव्स ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी एंड वेव लेंथ आर कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, जैसे हमें पता है कि कोई भी अगर कोई हमारे पास वेव है, ठीक है, उसकी कोई सिंगल फ्रिक्वेंसी है, मतलब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू एक ही है और वेव लेंथ की वैल्यू भी सिंगल ही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, और उसके उस पर्टिकुलर पार्टिकल्स की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ अगर मोनोक्रोमैटिक है तो हम उन वेव्स को क्या बोलेंगे, मोनोक्रोमैटिक वेव्स। ठीक है, कहते हैं ये जो मोनोक्रोमैटिक वेव्स होती हैं ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इनकी जो लार्ज नंबर ऑफ वेव्स होती हैं वो वेव्स किस में होती है, ग्रुप में होती है। मतलब ये ऑल टुगेदर कंबाइंडली एक मीडियम में ट्रैवल करती हैं और ग्रुप में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ग्रुप वेव उसका नेम पड़ा। ठीक है, और अगर वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो उन्होंने एक छोटी सी एग्जांपल लिया, कहते मान लो हमारे पास वाइट लाइट है। ठीक है, उनकी जो लेंथ है वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक की है, राइट। तो थस द वाइट लाइट इज़ नॉट मोनोक्रोमैटिक। लेकिन हमें ये पता है कि जो वाइट लाइट होती है उसकी सिंगल फ्रिक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ नहीं है, तो वो मतलब वो मोनोक्रोमैटिक भी नहीं है। सो होगा क्या, ऑल दिस वेव्स सुपर इम्पोज ऑन वन अनदर। तो क्या करेंगे, वो सारी की सारी वेव्स आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगी, जिसकी वजह से ग्रुप बनेगा। उस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, वेव ग्रुप, राइट। तो अब अगर हमने फॉर्म करवाना है कोई वेव ग्रुप, उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो हमने कंसीडर कर लिया अपनी तरफ से दो वेव्स मान ली। ठीक है, उनकी जो फ्रिक्वेंसीज है डिफरेंट है, दैट इज़ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, और उनके वेव नंबर्स क्या हैं, k1 एंड k2। ठीक है, और उनका कोई एम्पलीट्यूड है a। सो इक्वेशंस कैसे लिखते हैं हम, y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा 1t माइनस k1x, ये फर्स्ट वेव के लिए। सिमिलरली सेकंड के लिए हमने 2 लिख दिया। सुपर इम्पोज करवाना, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, प्लस कर देना, दोनों को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया उन्होंने, फॉर्मूला खोल दिया ये वाला cos c प्लस डी का, दैट इज़ 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने बार बार लिखने की बजाय ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया डेल्टा ओमेगा, और जहाँ पे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 है वहाँ पे लिख दिया ओमेगा। ठीक है, सिमिलरली वेव नंबर के लिए भी k1 माइनस k2 को लिख दिया डेल्टा के, k1 प्लस k2 बाई 2 को लिख दिया k। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास, लेकिन इसमें से ये सारी वैल्यू किसकी है, एम्पलीट्यूड की। वही लिखा कि हेयर कैपिटल A वेक्टर इज A इज़ दिस, मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू ये है। ठीक है, मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो किसके साथ वेरी करेगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ वेरी करेगा। अब हम उसकी वेव फॉर्म देखेंगे। देखो अब देखो इस वेव फॉर्म में आप देख सकते हो कि एंटी नोड्स बन रहे हैं और नोड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो जो ये हाईएस्ट पॉइंट है जिस पे एम्पलीट्यूड है वो किसके लिए है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 के लिए, जिसे हम बोलते हैं एनवेलप फ्रिक्वेंसी, हुज एम्पलीट्यूड इज़ बाई 2a। ठीक है, एंड रिजल्टेंट वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2। मतलब जो इंटीरियर वाली है उसे हम प्लस में लेंगे, दैट इज़ मीन, एंड जो एक्सटीरियर वाली है उसे हम लेंगे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2। ठीक है, और इसमें से जो हार्मोनिक वेव की फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, डेल्टा ओमेगा बाई 2। ठीक है, क्योंकि हम ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, डेल्टा ओमेगा, तो उसकी वजह से बोला कि हार्मोनिक वेव की फ्रिक्वेंसी है दिस वन। तो इस सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एनवेलप में डिवाइड्स हैं, देखो 3 एनवेलप्स बन रहे हैं यहाँ पे, राइट, और ये पीरियोडिकली जा रही है किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के साथ। ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट है वो किसके साथ वेरी कर रहा है, एम्पलीट्यूड के साथ और फ्रिक्वेंसी के साथ। ठीक है, और उसकी कोई वैल्यू है, दैट इज़ मीन पाथ, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, मीन ऑफ द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द टू वेव्स इज कंटेन्ड इन द एनवेलप। ठीक है, कहते हैं अगर एक या एक से ज़्यादा सुपर इम्पोज कर जाएँ। ओके, नेक्स्ट है आपके पास फेज वेलोसिटी। तो इट गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओमेगा इज़ योर एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड k इज़ योर वेव नंबर। सो वेव वेलोसिटी इज़ गिवन बाय ओमेगा बाय k। ठीक है, इफ़ द डिफरेंस इन द फ्रिक्वेंसीज एंड वेवलेंथ ऑफ द सुपर इम्पोजिंग वेव्स इज स्मॉल, जैसे हमने प्रीवियस केस में बोला था कि दो वेव्स जो सुपर इम्पोज करेंगी, इस केस में कहते अगर देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ, सुपर इम्पोजिंग जब हुई दो वेव्स की वो स्मॉल है मान लो, तो जो फेज़ वेलोसिटी होगी उस पर्टिकुलर वेव की वो ऑलमोस्ट क्या होगी, किसी इंडिविजुअल वेव की फेज वेलोसिटी के इक्वल होगी। ठीक है,
नेक्स्ट है कहते ग्रुप वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास ये रिलेशन तो था ही फेज़ वेलोसिटी का। ग्रुप वेलोसिटी के लिए क्या किया, जस्ट उसके पैर में जी लिख दिया, लिमिट्स ले ली k टेंडिंग्स टू 0, दैट इज़ वेव नंबर टेंडिंग्स टू 0। तो ये आपने स्मॉल क्लासेस में किया भी होगा कि जब भी लिमिट दें डेल्टा दे तो उसको हम स्मॉल चेंज इन डेरिवेटिव में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ डी ओमेगा बाई डी के। ठीक है, सो इट इज़ द वेलोसिटी विद विच द वेव ग्रुप्स अपीयर टू बी ट्रैवलिंग फॉरवर्ड। ये वो वाली वेलोसिटी है दैट इज़ सी जी, जब पूरा एक वेव ग्रुप ट्रैवल करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी वेलोसिटी क्या कर रही है, या फिर अपनी जो एनर्जी है वो क्या कर रही है, दूसरी वेव को ट्रांसफ़र कर रही है। ठीक है, ओके, नाउ देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन सी जी एंड सी। सी इज़ योर फेज वेलोसिटी एंड सी जी इज़ योर वेव वेलोसिटी, और यू कैन से ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो दोनों का रिलेशन हमें पता है, ये जिस अरेंज करके लिखा इसका भी रिलेशन हमें पता है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा की जगह पे उन्होंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इसकी जगह पे, देखो। ठीक है, देन इसके ऊपर यू विल लगाओ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, लिख दिया। उसके बाद हमें के की वैल्यू पता, दैट इज़ वेव नंबर क्या होती है, वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, डी के की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हमारे पास आ गई डी लैम्डा, दैट इज़ -2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर इनटू डी लैम्डा। ठीक है, अब ये इक्वेशन को हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इसका डेरिवेटिव किया हमने, ये वाला जो स्टेप था। अब ये वैल्यू यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट करो डी के की। ठीक है, के की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, हम आपके पास ये बचेगा। देन आपके पास 2 पाई के साथ 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक लैम्डा के साथ एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये वैल्यू बचेगी। मतलब ग्रुप वेलोसिटी की इन टर्म्स ऑफ फेज वेलोसिटी आपका ये रिलेशन आएगा। ठीक है, हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर एक या एक से ज़्यादा वेव्स सुपर इम्पोज कर जाएं तो वो हमें वेव क्या देती है, उसका रिजल्टेंट देती है। ठीक है, सो दिस इज़ ईच एनवेलप विल कंटेन अ ग्रुप ऑफ वेव्स। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक एनवेलप में बहुत सारी वेव्स का ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे हम वेव ग्रुप या वेव पैकेट कह सकते हैं। ठीक है, और ये टुगेदरली एक ही जगह पे ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और जब इन्होंने मूव भी करना हो, मोशन में भी आना हो, तब भी वो एज अ ग्रुप या एज अ वेव ग्रुप ही मोशन में आएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पर्जन। द डिस्पर्जन सिग्निफाइज द सेपरेशन ऑफ व्हाट वाज अर्लियर टुगेदर। मतलब पहले क्या चीज़ थी जो टुगेदरली थी। ठीक है, वो डिस्पर्जन सिग्निफाई करता है। कहते एग्जाम्पल ले लो, कहते स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। आपको पता ही है, जैसे प्रिज्म का केस किया हुआ हमने छोटी क्लासेस में, कि जब भी उसमें से वाइट लाइट पास करती है तो 7 कलर्स में वो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्जन अकर्स व्हेन द वेलोसिटी ऑफ वेव्स वेरीज विद वेवलेंथ। डिस्पर्जन तब ही अकर करता है जब वेव्स की वेलोसिटी जो है वेरी करती है विद सम वेवलेंथ। ठीक है, लाइक वेलोसिटी दी हुई है डी सी, कैसे चेंज होती है, विद सम वेवलेंथ, और कंडीशन ये है कि उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मतलब 0 नहीं होनी चाहिए। व्हेन द वेव ग्रुप एंटर्स अ मीडियम, मान लो कि कोई ग्रुप है हमारे पास वेव का, वो किसी मीडियम में चला गया। ठीक है, और जो डिफरेंट वेव्स हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ उसके बीच में सेपरेट करेंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ग्रुप था ना वेव्स का, वो सेपरेट आउट होनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो फैक्टर है वो 0 हो जाएगा, और ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, फेज़ वेलोसिटी के इक्वल। तो हम नहीं कह सकते कि पार्टिकल हमारा डिस्पर्जन कर रहा है या वेव हमारी डिस्पर्जन कर रही है, उस केस में क्या होगा, नॉन डिस्पर्सिव। ठीक है, तो एग्जाम्पल दी हुई है कि कौन सा मीडियम नॉन डिस्पर्सिव होगा, दैट इज साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स हमेशा एयर में क्या, कौन सा नेचर शो करती हैं, नॉन डिस्पर्सिव। अब देखो एग्जाम्पल दिए, 2 टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन है। कहते हैं हमारे पास, कहते जब डी सी बाई डी लैम्डा का हमारे पास फैक्टर मान लो पॉजिटिव है, तो सी जी की वैल्यू मतलब ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू छोटी होगी किससे, फेज़ वेलोसिटी से। ठीक है, दूसरे केस में कहते हैं जब उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब ये है कि सी जी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी सी से। ठीक है, तो इन दोनों का फिजिकल मीनिंग क्या है कि जब ये फैक्टर आएगा तो उसे हम बोलेंगे नॉर्मल, वेव्स आर नॉर्मल। ठीक है, पर जब वो नेगेटिव आएगी और सी जी ग्रेटर देन होगा, मतलब ग्रुप वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादा बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू फेज़ वेलोसिटी, उस केस में हम डिस्पर्जन को क्या बोलेंगे, एनॉमलस, और यू कैन से एबनॉर्मल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साउंड वेव्स। द टर्म साउंड हैज़ 2 डिफरेंट मीनिंग एज फॉलोज। ठीक है, अब साउंड से 2 तरह के कहते हैं मीनिंग हमें सामने आते हैं। सबसे पहले द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग रिसीव्ड बाय द एयर, जब हम अपने कानों से कोई सेंसेशन सुनते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ साउंड या यू कैन से वाइब्रेशंस या वट एवर यू वांट टू से, ठीक है,
तो इन द फॉर्म ऑफ साउंड इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब फिज़िकली हमें वो महसूस होता है साउंड, या उसकी सेंसेशन को हम क्या बोलते हैं, साउंड वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी ही सेकंड डेफिनेशन, दैट इज़ द डिस्टर्बेंस और वेव मोशन दैट ट्रैवल इन स्पेस। कहते हैं जब स्पेस में कोई डिस्टर्बेंस हो रही हो या वेव मोशन हो रहा हो तो वो हमारे कानों को क्या देती है, एक तरह की सेंसेशन देती है, जिसकी वजह से हमारे कान कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट सुन पाते हैं। ठीक है, उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, साउंड इज़ अ फिजिकल इफेक्ट हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे कानों को क्या प्रोवाइड कर रहा है, किसी प्रकार की सेंसेशन दे रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साउंड वेव्स। द टर्म साउंड हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग एज फॉलोज। ठीक है, अब साउंड से दो तरह के कहते हैं मीनिंग हमें सामने आते हैं। सबसे पहले द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग रिसीव्ड बाय द एयर, जब हम अपने कानों से कोई सेंसेशन सुनते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, या यू कैन से वाइब्रेशंस, या वट एवर यू वांट टू से। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ साउंड इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब फिज़िकली हमें वो महसूस होता है साउंड, या उसकी सेंसेशन को हम क्या बोलते हैं, साउंड वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी ही सेकंड डेफिनेशन, दैट इज़ द डिस्टर्बेंस और वेव मोशन दैट ट्रैवल इन स्पेस। कहते हैं जब स्पेस में कोई डिस्टर्बेंस हो रही हो या वेव मोशन हो रहा हो तो वो हमारे कानों को क्या देती है, एक तरह की सेंसेशन देती है, जिसकी वजह से हमारे कान कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट सुन पाते हैं। ठीक है, उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, साउंड इज़ अ फिजिकल इफेक्ट हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे कानों को क्या प्रोवाइड कर रहा है, किसी प्रकार की सेंसेशन दे रहा है, राइट। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ साउंड, मतलब साउंड प्रोड्यूस किस वजह से होते हैं, कौन सा ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। सो एक्सपीरियंस टेल अस दैट साउंड इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ वी टच अ रिंगिंग बेल, जैसे हम बेल बजाते हैं तब भी साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो वाइब्रेटरी मोशन होता है बेसिकली। द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस, जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी भी वॉइस में क्या है, वाइब्रेटरी मोशन आपके कानों तक पहुँच रहा है, किसकी वजह से, क्योंकि मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली एग्जाम्पल है द वायलिन प्रोड्यूसेस साउंड, वायलिन भी ऐसे ही वाइब्रेशंस शो करता है, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो हमारे कानों तक पहुंचती है उसकी सेंसेशन। ठीक है, इट इज़ फाउंड दैट ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी लाउडर इज़ द साउंड प्रोड्यूस, जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा किसी पर्टिकुलर वाइब्रेटिंग बॉडी का, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसकी आवाज़ या उसका लाउड जो होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑलवेज प्रोड्यूसेस साउंड इन द एयर, हमेशा कहते हैं वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है एयर में, चाहे वो सुने चाहे वो ना सुने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, दैट इज़ अ मटेरियल मीडियम इज़ असेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। ठीक है, कहते अगर हमें साउंड को ट्रांसमिट करना है तो कोई मीडियम चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेस एन इलेक्ट्रिक बेल अंडर अ बेल जार। ठीक है, हमने क्या किया, एक बेल जार के ऊपर इलेक्ट्रिक बेल रख दी। ठीक है, द बेल जार इज़ कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप। ठीक है, उसके साथ हमने एक की लगा दी, दिस वन इज़ योर की, सो दैट इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाए बेल का। द बेल बिगिंस टू रिंग, अब क्या होगा, जैसे ही हमने की लगाई तो बेल क्या करेगी, रिंग करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा और वो हमें सुनेगा। अब हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप को ऑपरेट करना शुरू करेंगे। इट विल बी फाउंड दैट एज मोर एज एयर इज़ इवैक्यूएटेड, मतलब जितनी ज़्यादा हम एयर उसको पंप करेंगे द साउंड बिकम फेंटर, उतना ही उसमें जो साउंड होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, इफ़ सफिशेंट अमाउंट ऑफ एयर इज़ इवैक्यूएटेड, मतलब अगर हमने थोड़ी ही उसमें से एयर निकाली तो क्या होगा, द साउंड में नॉट बी इवन हेयर आउटसाइड, तो साउंड बाहर से भी वो नहीं सुनेगा। पर जैसे ही हमने एयर को अलाउ किया कि उसके बीच में जाए, तब फिर से वो बेल की जो आवाज़ है वो सुननी शुरू हो जाएगी। तो मटेरियल का मीडियम कौन है इसमें, एयर, जो साउंड को ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, अब जो साउंड है वो वेव मोशन की तरह कैसे एक्ट करता है, देखो द सोर्स ऑफ साउंड ड्यू टू इट्स ओन वाइब्रेशन, जब देखो साउंड प्रोड्यूस हुआ, उसने वाइब्रेशन की, उसने क्या करना है, जो उसका मीडियम है उसके आसपास उसने डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी शुरू कर देनी है। ठीक है, तो वो जो डिस्टर्बेंस होगी वो किस फॉर्म में होगी, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, लेकिन किस केस में, गैसेस की केस में, और ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों हो सकती हैं लिक्विड एंड सॉलिड के केस में, मतलब ट्रांसवर्स होगी वो लिक्विड के केस में, लॉन्गिट्यूडनल होगी वो सॉलिड के केस में। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मीडियम है, और वेव्स का नेचर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, सो द वाइब्रेटिंग बेल प्रोड्यूसेस स्ट्रेन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, जब कहते बेल हमने बजाई ना
तो वहाँ पे दो तरह के फैक्टर्स आएंगे, एक तो कंप्रेशन और एक आएगा रेयरफेक्शन। ये हमने पढ़ा भी था कि कंप्रेशन क्या होता है, जब वेव्स आपस में क्लोज हों तब कंप्रेशंस बनते हैं, जब दूर दूर हो तब बनते हैं रेयरफेक्शन। ठीक है, तो जब ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं तब वाइब्रेट करते हैं साउंड्स, तो जिसकी वजह से उसकी जो आवाज़ है वो हमारे तक कानों तक पहुंचती है। ठीक है, ये लाइन जो है वो ध्यान से सुनो। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स, मतलब जो साउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसी है हवा में, मतलब एयर में, वो किसके इक्वल है? फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द बेल के। मतलब जो फ्रिक्वेंसी साउंड वेव प्रोड्यूस करती है और जो फ्रिक्वेंसी बेल प्रोड्यूस करती है वो दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है, द कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आर रीजन ऑफ फिक्स्ड फेज एंड हैंस दे मूव विद द वेलोसिटी ऑफ द वेव। कहते हैं जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फैक्टर उसमें बन रहे थे, उसके जो फेज़ होंगे वो क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे, और वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ वेव प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है।